तो यहां से आगे अब क्या इंपॉर्टेंट चीज है? इंपॉर्टेंट चीज ये है जो मैंने आपको बताया था, वो ये कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट has to be recorded in the consolidated financial statements. Otherwise, consolidated financial statements are incorrect. Why they are incorrect? They are incorrect because legally speaking, you do not own 100%. You cannot record 100% assets and liabilities. अगर आप 100% assets and liabilities record करते हैं, तो बेसिकली आप क्या कह रहे हैं? जो एग्जिस्टेंस ऑफ एनसीआई का असूल है, बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि यार ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ पेरेंट की नहीं है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो एसेट्स और लाइबिलिटीज दिखाए जा रहे हैं, ये पेरेंट के भी हैं और पेरेंट के साथ साथ एनसीआई के भी हैं। पेरेंट के साथ साथ एनसीआई के भी हैं, राइट? सो जो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, याद रखिएगा, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसको बोलते हैं या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसको बोलते हैं, उसमें ये नहीं होता कि सब्सिडरी में जितना पेरेंट का स्टेक है वो दिखा दिया जाए ना। उसके अंदर सब्सिडरी में जितना पेरेंट का स्टेक है वो भी दिखाया जाता है, वो एसेट्स और लाइबिलिटीज भी दिखाए जाते हैं, और जो पेरेंट के अलावा अदर शेयर होल्डर्स इन सब्सिडरी हैं, अदर इक्विटी इंटरेस्ट्स इन सब्सिडरी, ठीक है ना, अदर शेयर होल्डर्स इन सब्सिडरी मेनली, उनका भी जो एसेट्स और लाइबिलिटीज होते हैं वो भी ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाए जाते हैं। फिर किया क्या जाता है? किया यह जाता है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज 100% दिखा दिए जाएंगे कंप्लीट, और जब इक्विटी की बारी आएगी, जाहिर है आपने बैलेंस शीट में एसेट्स लाइबिलिटीज भी दिखाने होते हैं और इक्विटी भी दिखानी होती है। जब इक्विटी की बारी आएगी तो वहां पर क्लियरली मेंशन कर दिया जाएगा कि यार इतनी इक्विटी पेरेंट की है और इतनी इक्विटी एनसीआई की है, ठीक? अब पेरेंट की इक्विटी में क्या होगा? पेरेंट की इक्विटी में जो पेरेंट है, जो पेरेंट के अपने एसेट्स हैं, वो तो 100% आएंगे, लेकिन जो सब्सिडरी है, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में, वो 75% आएगी, ऐसे ही है ना? और इसी तरह एनसीआई के पास क्या होगा? 25% ऑफ द सब्सिडरी आएगी नजर। लिहाजा टोटल जब आप करेंगे तो वो 100% ऑफ पेरेंट और 100% ऑफ सब्सिडरी बनेगी, बट इस स्प्लिट के साथ, ठीक? सो आई होप आपको एनसीआई, या जिसको नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट्स, अदर इंटरेस्ट्स, अदर इक्विटी इंटरेस्ट्स इन सब्सिडरी और अदर शेयर होल्डर्स इन सब्सिडरी का बुनियादी कॉन्सेप्ट समझ आ गया। दिस इज द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज एनसीआई. Why do we show NCI in consolidated financial statements? NCI के नाम का कोई इक्विटी आइटम आज तक हमने अपनी किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं पढ़ा, ऐसे ही है ना? एनसीआई के नाम का कोई भी इक्विटी आइटम आज तक जो भी हम पढ़ते रहे हैं अकाउंटिंग, हमने उसके अंदर नहीं पढ़ा। ऐसा कोई इक्विटी आइटम आज तक एग्जिस्ट नहीं करता था। हाउएवर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो वाहिद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिसके अंदर एनसीआई की एग्जिस्टेंस होती है या हो सकती है, राइट? जिसके अंदर एनसीआई के नाम का, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के नाम का एक इक्विटी आइटम दिखाया जाता है, ठीक? और वो क्यों दिखाया जाता है? इसलिए दिखाया जाता है कि लीगली स्पीकिंग हम सब्सिडरी का 100% ओन नहीं करते, बट स्टिल हम उसके 100% एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दिखाते हैं। लिहाजा वो परसेंटेज जो हम ओन नहीं करते, वो परसेंटेज हम इक्विटी में एनसीआई के अंदर डाल देते हैं। बात समझ आ गई? इसका फायदा क्या है? इसका अकाउंटिंग फायदा क्या है? इसका अकाउंटिंग फायदा यह है कि आप कंप्लीट एसेट्स एंड, अगर आप बैलेंस शीट का जायजा लो तो एक तरफ एसेट्स हैं, एक तरफ इक्विटी और लाइबिलिटीज हैं, तो आप कंप्लीट एसेट्स और कंप्लीट लाइबिलिटीज जो हैं वो सब्सिडरी की दिखा सकोगे। और अकाउंटिंग असूल भी हमने पढ़ा यही है। क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा कि जी अगर आप एसेट कंट्रोल करते हैं तो वो एसेट आपका है, उस एसेट से एसोसिएटेड जो लाइबिलिटीज हैं वो आपकी हैं, तो ये तमाम एसेट्स और तमाम लाइबिलिटीज आपको 100% दिखाने चाहिए, विच इज फाइन। बट चूंकि ये लीगली इनकरेक्ट है कि अगर आप कोई एसेट 75% ओन करते हैं तो आप 100% कैसे दिखा सकते हैं, ये तो लीगली इनकरेक्ट है। तो उस लीगल इशू को हम कैसे रिजॉल्व करते हैं? हम कहते हैं अच्छा ठीक है यार, हो गई गलती, दिखा दिया कंप्लीट एसेट, दिखा दिया कंप्लीट लाइबिलिटी, काम ये करते हैं इक्विटी के अंदर स्प्लिट दिखा देते हैं।
आपको शौक है ना दिखाने का, इक्विटी को स्प्लिट दिखा देते हैं। ये हमारी इक्विटी है, ये एनसीआई है, ये दूसरों की इक्विटी है। बात समझ आई? इसका एक और बहुत बड़ा मतलब है जो आम तौर पर बच्चों को जो अभी एमेच्योर स्टेज पे होते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने की, उनको नहीं पता होता। एक बहुत बड़ी सच्चाई है। सच्चाई क्या है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पेरेंट जमा सब्सिडरी में सिर्फ पेरेंट का हिस्सा नहीं दिखाती। वो सिर्फ पेरेंट की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं होती, बल्कि वो पेरेंट जमा एनसीआई यानी कि अदर शेयर होल्डर्स इन सब्सिडरी, उन सब की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। उन सब के हिस्से और रिसोर्सेज और दौलत दिखाती हैं। ठीक, ये बहुत बुनियादी कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये कंसोलिडेशन का अमल या तरीका यानी कि पेरेंट की भी और एनसीआई दोनों की दौलत दिखा देना ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, पूरी दुनिया में यही राइट है। आप कैनेडियन गैप उठा लें, ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उठा लें, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो कॉपी पेस्ट ही हैं की आईएफआरएस की मोस्टली। आप आईएफआरएस उठा लें, आप यूएस गैप्स उठा लें, जितने स्टैंडर्ड्स मैंने आज तक देखे हैं, ठीक है, आईएफआरएस और यूएस गैप्स मैंने एक्सपर्ट स्टेज पे पढ़े हैं, they all give the same basis, right? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है वो दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में। कैसे दिखाया जाएगा जरा देखिएगा। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की एग्जिस्टेंस, जो मैंने थर्ड रूल आपको बताया था, एग्जिस्टेंस ऑफ एनसीआई, वो दोनों लेवल्स पर, दोनों स्टेजेस पर बनाई जाती है। इनिशियल यानी कि जब आपने इन्वेस्टमेंट की थी उस स्टेज पर भी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड सब्सीक्वेंट भी, यानी कि बाद में जो सब्सिडरी प्रॉफिट्स कमा रही है, बाद में जो सब्सिडरी की इक्विटी में इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है, उसका भी हिस्सा एनसीआई को एलोकेट किया जाएगा। बात समझ रहे? अब इनिशियल कैसे किया जाता है ये भी सुन लीजिए, ये भी आसान है समझना, बहुत मुश्किल नहीं है। हमने जो भी सब्सिडरी की इक्विटी बनाई ना इनिशियली, उसका एक पोर्शन एनसीआई को दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी किसी ने भी इसको लिखना नहीं है प्लीज, ये मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूं और फिर मैं इसको मिटाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, सब्सिडरी की इक्विटी कितनी बनती थी एज ऑफ द डेट ऑफ एक्विजिशन, जब हमने खरीदी 600, नजर ये आ रही है 600, ऐसा ही है। अब इस 600 में से 25% एनसीआई है, करेक्ट? तो हम क्या करेंगे, 600 का 25% विच इज 150 हम क्रेडिट कर देंगे एनसीआई में। बात समझ रहे? ये है इनिशियल एनसीआई। ये एक जर्नल हो रहा है। जैसे जर्नल में हमने क्या किया था, हमने किया था इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, फिर शेयर कैपिटल एट एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी डेबिट कर दिया था, रिटेन्ड अर्निंग्स एट एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी डेबिट कर दी थी। ऐसे ही है ना, एक ही जर्नल चल रहा है सारा। तो यहां पर उसी जर्नल के अंदर हमने नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर। ये जो इशू जो हमने शुरू किया था समझना कि यार ये कैसे हो सकता है कि हमने तो 75% इन्वेस्टमेंट की है तो 100% कैसे चीजें आ सकती हैं, वो इशू एड्रेस कर दिया गया। ठीक है जी। अब मैंने आपसे ये क्यों कहा कि यार ये अभी नहीं लिखना, उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है। उसकी वजह है गुडविल या इनिशियल रिकग्निशन ऑफ सब्सिडरी के तहत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो हम सबको पता होना चाहिए।
गुडविल या इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ सब्सिडरी के तहत एक फंडामेंटल रूल ये है कि सब्सिडरी के जो भी नेट एसेट्स होंगे, जो भी एसेट्स या लाइबिलिटीज होंगे, वो रिकॉर्ड किए जाएंगे उनकी फेयर वैल्यू पे। किस पे रिकॉर्ड किए जाएंगे? फेयर वैल्यू पे, राइट। यानी कि हमने जो ये कहा कि यार शेयर कैपिटल एट एक्विजिशन 300 था, है ना, यही कहा ना हमने, और रिटेन्ड अर्निंग्स एट एक्विजिशन 300 थी। इसका मतलब है हमने ये कहा कि सब्सिडरी के जो नेट एसेट्स थे, सब्सिडरी की जो इक्विटी थी, जो उसके नेट एसेट्स थे, वो कितने के थे? 600 के। हाउएवर, इस कैलकुलेशन में एक चीज गलत है। क्या? हमने बुक वैल्यू ली है। जो 300 एंड 300 है, शेयर कैपिटल की वैल्यू, रिटेन्ड अर्निंग की वैल्यू 300 300, वो क्या है? बुक वैल्यू। ऐसे ही है ना? सबके सामने है ना सवाल खुला हुआ नोट्स के अंदर, राइट? ये बुक वैल्यू है। हमें क्या लेनी चाहिए एज पर द स्टैंडर्ड? उनकी फेयर वैल्यू। अच्छा, अगर आप सवाल को गौर से देखो, अगर आप सवाल को गौर से देखो, तो सवाल के अंदर आपको सब्सिडरी के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू कंप्यूट करने की इंफॉर्मेशन दी गई है, राइट? अगर आप गौर करो, आप सबके सामने एक तो ये सवाल खुला होना चाहिए, पेज 79 पर ये क्वेश्चन है आपके नोट्स के, आप सबके सामने खुला होना चाहिए, राइट? लिखा है सवाल में, जो नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ है उसके अंदर लिखा है कि द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट दैट टाइम वाज द सेम एज देयर बुक वैल्यू except for inventory and equipment having an excess of 40 and 100 over their book values respectively। यानी कि इन्वेंट्री और इक्विपमेंट की फेयर वैल्यू उनकी बुक वैल्यू से ज्यादा थी, राइट? इसका मतलब है हकीकत में फेयर वैल्यू जो है वो 740 है, 600 नहीं है। वो क्या है? 740 है, 600 नहीं है। इसका मतलब है मैंने जो ये कंप्यूटेशन की कि यार ये 600 बनती है, इसीलिए मैंने कहा था मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूं, अभी मैं मिटा दूंगा, ये ठीक नहीं थी कंप्यूटेशन। देखिएगा, मैं इस कंप्यूटेशन को ठीक करने जा रहा हूं और इस जर्नल में कुछ और एंट्रीज करने लगा हूं। देखिएगा, एक, मैं पीपी, इक्विपमेंट क्या होता है? पीपी होता है ना, उसके अंदर 40 या इनफैक्ट 100 है, इक्विपमेंट इज 100 डेबिट करने लगा, और इन्वेंट्री के अंदर 40 डेबिट करने लगा। ठीक है जी, पीपी में 100 डेबिट करने लगा, इन्वेंट्री में 40 डेबिट करने लगा। आइए जी, ये भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, जैसे हमने कल ये जर्नल सारा इनकॉर्पोरेट किया हुआ है ना पहले, ये राइट। हमने ये 800 का क्रेडिट भी इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, ये 300 का डेबिट डेबिट भी इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, तो आइए ये भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। पीपी में 100 का डेबिट और इन्वेंट्री में 40 का डेबिट। तो जैसे जैसे मैं जर्नल करता जा रहा हूं, मैं साथ साथ चीजें इनकॉर्पोरेट करता जा रहा हूं, राइट? अब ये जो सम टोटल है ये बनता है 740, नॉट 600। ये क्या बनता है? 740। और अगर मैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लूं 740 का 25%,
740 का 25%, तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मेरा बनता है 185। ऐसा ही है, 740 का 25% अगर मैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो वो बनता है 185। ये है मेरा इनिशियल नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्रेडिट, क्योंकि इक्विटी में रिकॉर्ड होता है ना नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, तो जाहिर है क्रेडिट बैलेंस होगा। क्या ख्याल है? ये है मेरा इनिशियल नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। मैंने आपसे कहा ना कि इनिशियल भी और बाद में भी जो भी इक्विटी सब्सिडरी की बनती है उसमें 25% हिस्सा एनसीआई को दे दिया जाएगा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को दे दिया जाएगा। आइए ये एंट्री भी कर लेता हूं, 185 क्रेडिट। देखिएगा जी, 185 क्रेडिट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को दे दिया। ठीक, और ये क्रेडिट आपको नजर आ रहा है क्योंकि क्रेडिट साइड पे है, बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड पे है ना, तो नजर आ रहा है हमें। फाइन, ठीक है, ऑलराइट। अभी तक हम क्या जर्नल कर चुके? अभी तक हम ये जर्नल कर चुके कि जी हमने इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर दी, शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग सब्सिडरी की जो एट एक्विजिशन थी वो डेबिट कर दी, हमने जो फेयर वैल्यू का डिफरेंशियल बनता था पीपी और इन्वेंट्री में जाके वो डेबिट कर दिया, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कर दी क्रेडिट। ठीक है जी। अब चेक कर लेते हैं क्या ये जर्नल बैलेंस हो रहा है, क्या इसकी डेबिट साइड जितनी चीजें इसमें डेबिट हुई हैं 300 300 140 740, क्या ये क्रेडिट साइड से बैलेंस हो रही हैं 800 और 185 985 से? नहीं, बैलेंस नहीं हो रही। ऐसा ही है ना जी, बैलेंस नहीं हो रही, जिसका मतलब है कि हमें एक और डेबिट एंट्री डालनी पड़ेगी टू बैलेंस इट आउट। हाँ या ना? एक और क्या करना पड़ेगा? डेबिट एंट्री डालनी पड़ेगी टू बैलेंस इट आउट। स्टैंडर्ड कहता है, और ये जो स्टैंडर्ड जिसको मैं रेफर कर रहा हूं, जब मैं कह रहा हूं कि स्टैंडर्ड कहता है, तो कौन सा स्टैंडर्ड है? ये IFRS 3 है। ये पूरा जर्नल IFRS 3 के मुताबिक होता है, और ये इस जर्नल की इंतहाई सिंप्लीफाइड फॉर्म मैंने आपको बताई है। अभी इसकी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे इंशाल्लाह। IFRS 3 बताता है कि जी बैलेंसिंग जो डेबिट है वो आप डाल दीजिए गुडविल में। बैलेंसिंग डेबिट कहां डाल दीजिए? गुडविल में, और वो बनता होगा 245। ऐसा ही है। टू बैलेंस इट आउट आपको कितना डेबिट चाहिए? 245 का डेबिट चाहिए ना। कहता है बैलेंसिंग डेबिट जो है आप गुडविल में डाल दीजिए। ठीक है जी, डाल देते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं गुडविल का चूंकि नाम तो कहीं नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ ना, कोई लाइन तो नहीं है गुडविल की, तो मैं एक नया हेड खोल देता हूं गुडविल के नाम से। ऑल दो गुडविल को आमतौर पे इंटेंजिबल्स में लिखा जाता है, बट इंटेंजिबल्स भी चूंकि नहीं है तो मैं गुडविल के नाम से एक नया हेड खोल देता हूं और उसमें लिख देता हूं 245। देख लीजिए जी, ये लाल पेन से जो मैंने ये सारे जर्नल्स किए हैं अपनी बैलेंस शीट में, ये देख रहे हैं लाल पेन से, ये है बेसिकली पहली एंट्री जो हमने पढ़ी है, जिसको हम कहते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ सब्सिडरी या गुडविल की एंट्री। ये है जी वो एंट्री। हमने क्या किया? हमने इन्वेस्टमेंट की क्रेडिट 800, चेक कर ले आपके पास क्रेडिट हुई होगी। सब्सिडरी का शेयर कैपिटल एट एक्विजिशन डेबिट किया 300, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट की एट एक्विजिशन सब्सिडरी की 300 से, देख लें आपके पास डेबिट हुई होगी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इन्वेंट्री में 140 की डेबिट एडजस्टमेंट की, आपके पास बैलेंस शीट में 140 डेबिट हुआ होगा इन दोनों लाइंस के अंदर रिस्पेक्टिवली, और 185 एनसीआई क्रेडिट की। जो बैलेंसिंग नंबर बचा वो गुडविल में डाल दिया 245। ठीक, हमारी गुडविल रिकॉर्ड हो गई। अब यहां पर दो चीजें सीखने वाली हैं, दो चीजें समझने वाली हैं। ये तो हो गई, ये तो एक प्रिंसिपल बन गया ना कि ऐसे रिकॉर्ड करनी है। दो चीजें समझने वाली हैं।
पहली चीज ये समझने वाली है कि यार ये सब्सिडरी के, यहां पे राइट साइड ऑफ द स्क्रीन जहां मैं अपना कर्सर घुमा रहा हूं, ये सब्सिडरी के नेट एसेट्स बुक वैल्यू के बजाय फेयर वैल्यू पे क्यों लेने हैं? क्यों कहा है ऐसा स्टैंडर्ड ने? दूसरा ये कि इसका जो बैलेंसिंग नंबर है वो गुडविल में ही क्यों डालना चाहिए, कहीं और क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकते? डेबिट्स और भी तो बहुत से हो सकते हैं। पीएनएल में भी तो चीजें डेबिट करते थे हम, अक्सर एडजस्टमेंट्स को बैलेंस करने के लिए हम कहाँ चीजें डेबिट करते थे? पीएनएल में। डिस्पोजल का जर्नल होता है, हमें 500 मिलता है, 400 की चीजें बिकती हैं, ऐसे ही है ना? तो हम कहते हैं बाकी पीएनएल में डाल दो। तो हम तो अक्सर चीजें पीएनएल में डेबिट किया करते थे बैलेंसिंग, इस दफा गुडविल में क्यों? वाई दिस चेंज? ठीक, दो चीजों की लॉजिक मोटी मोटी समझ लेते हैं और फिर आपके जहनों में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले कि यार फेयर वैल्यू पे नेट एसेट्स क्यों रिकॉर्ड किए जाते हैं? बहुत आसान है, नॉट नॉट अ बिग डील। देखिए, आप कोई भी एसेट खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक कार खरीदते हैं, तो स्टैंडर्ड क्या कहता है? आपने इस कार को, ये आपका पीपी है, स्टैंडर्ड क्या कहता है? आपने इसको किस पे रिकॉर्ड करना है? एज पर द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कहता है आपने इसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, करेक्ट? फर्ज कीजिए इसकी कॉस्ट है 10 मिलियन, तो आपने इसको 10 मिलियन पे रिकॉर्ड करना है। डन। कॉस्ट की क्या डेफिनेशन है? कॉस्ट की डेफिनेशन है वट एवर यू पेड, वट एवर यू पेड, ये डेफिनेशन है कॉस्ट की। ठीक, ये तो हो गया एक चीज खरीदना। अब जब आप एक सब्सिडरी खरीदते हैं, एक एंटिटी खरीदते हैं, ठीक है ना, एक एंटिटी खरीदते हैं, एक सब्सिडरी खरीदते हैं, तो उसके अंदर बहुत से एसेट्स होते हैं, उसके अंदर गाड़ियां भी होती हैं, है ना, उसके अंदर प्लांट मशीनरी भी होती है, उसके अंदर बिल्डिंग्स भी होती हैं बड़ी बड़ी, उसके अंदर लाइबिलिटीज भी होती हैं, साथ ही पेबल्स भी होते हैं, रिसीबल्स भी होते हैं, और भी चीजें होती हैं, लोन्स भी होते हैं, टैक्सेस भी होते हैं, ठीक है ना, उसमें तो बहुत सी चीजें होती हैं, इकट्ठी जो आप खरीद लेते हैं। क्या ख्याल है? अब अगर आप एक सब्सिडरी को खरीदने के लिए, जैसे यहां पे हमने इसको खरीदा 800 मिलियन का, ये लिखा हुआ है ना सवाल में, आपने 800 का खरीदा, से 800 मिलियन का खरीदा आपने सब्सिडरी को। अगर आपने इसको खरीदने के लिए 800 मिलियन दिए, तो आप क्या कहेंगे? आपने अपनी बैलेंस शीट में ये गाड़ियां कितने की खरीदी, ये प्लांट मशीनरी कितने का खरीदा, ये बिल्डिंग कितने की खरीदी, ये पेबल लोन वगैरह कितने के खरीदे? आपने तो अपनी बैलेंस शीट में सारे लाइन बाय लाइन दिखाने हैं ना। तो लाइन बाय लाइन आप क्या कहेंगे? इन सब की कॉस्ट क्या है आपके लिए? व्हाट इज देयर कॉस्ट फॉर यू एज अ पेरेंट, देयर कॉस्ट फॉर यू एज अ पेरेंट। अब कॉस्ट की आम डेफिनेशन तो यही है, वट एवर यू पेड, ठीक है ना, वट एवर यू पेड। नाउ यू पेड 800 मिलियन, अब क्या आप इस 800 मिलियन को लाइन बाय लाइन एलोकेट करेंगे? क्या ख्याल है? क्या आप इस 800 मिलियन को लाइन बाय लाइन एलोकेट करेंगे कि यार गाड़ियों के लिए कितना दिया, बिल्डिंग्स के लिए कितना दिया, बाकी चीजों के लिए कितना दिया? क्या ख्याल है? उसके बगैर तो नहीं हो सकता ना, एलोकेट किए बगैर तो नहीं हो सकता काम, एलोकेट तो करना पड़ेगा। पूरी दुनिया में अकाउंटेंट्स का ख्याल है कि ये एलोकेशन गलत होगी, ये बेस्ड ऑन जजमेंट होगी, इसमें जो वेट्स दिए जाएंगे वो गलत होंगे, वो मुनासिब नहीं होंगे। लिहाजा दुनिया के तमाम बड़े गैप्स क्या स्पेसिफाई करते हैं? वो कहते हैं यार कॉस्ट की अप्रोक्सीमेशन ले लो। अच्छा, अप्रोक्सीमेशन क्या होगी कॉस्ट की? व्हाट इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ कॉस्ट? ये ले लो कि यार अगर यही एसेट आप मार्केट से खरीदते तो आपको कितने का मिलता, यही गाड़ियां आप मार्केट से ले लेते, यही प्लांट, यही मशीनरी, यही बिल्डिंग्स, यही चीजें मार्केट से ले लेते, तो किस वैल्यू पे मिलते? मिलते उनकी फेयर वैल्यू पे, मिलते उनकी
फेयर वैल्यू पे। लिहाजा रूल ये बना कि यार सब्सिडरी के तमाम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अपनी फेयर वैल्यू पे ले आओ। इस रूल की भी याद रखें कुछ एक्सेप्शंस हैं, IFRS 3 में लिखी हुई हैं। इंशाल्लाह मैं जब आपको मजीद एडवांस कॉन्सेप्ट्स पढ़ाना शुरू करूंगा फिर इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। इस रूल की कुछ छोटी छोटी एक्सेप्शंस हैं, बट बड़ा रूल, मोटा रूल ये है दुनिया के तमाम गैप्स का, बड़े गैप्स का, कि फेयर वैल्यू के ऊपर आप सब्सिडी के एसेट्स और लाइबिलिटीज अपने पास लाओगे। और याद रखना, ये आप ये नहीं कह सकते कि यार इनिशियल रिकग्निशन तो कॉस्ट पे नहीं की, ना 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 ना, आपने इनिशियल रिकग्निशन कॉस्ट पे ही की है। आपने क्या की है? इनिशियल रिकग्निशन अपने पास किस पे की है? कॉस्ट पे ही की है। ये बात मेरी कान खोल के सुन ले, ये कॉमन इशू है जो स्टूडेंट्स, कॉमन कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स की है। कॉस्ट पे किया आपने इनिशियल रिकग्निशन, आपने कॉस्ट, ऐसा नहीं है कि किसी और वैल्यू पे की है, कॉस्ट पे ही की है। प्रॉब्लम ये थी कि आपकी कॉस्ट लाइन बाय लाइन निकालनी मुश्किल थी, अजीब थी, कैसे एलोकेट करें, क्या प्रिंसिपल्स लगाएं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपने क्या किया? आपने उस कॉस्ट की अप्रोक्सीमेशन, आपने कहा कॉस्ट का बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव क्या हो सकता है? इनकी अपनी फेयर वैल्यू। मैंने इनिशियल रिकग्निशन कॉस्ट पे ही की है, बट उस कॉस्ट को फेयर वैल्यू के इक्वल ले लिया। आई होप ये बात, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो सब्सिडरी के नेट एसेट्स को इनिशियली फेयर वैल्यू पे क्यों लेते हैं, ये असूल और ये कानून आपको आई होप क्लियर हो गया। ये तो पहली बात होगी। ठीक, दूसरी बात जो मैंने आपको कहा कि आपको पता होनी चाहिए कि यार वहां पे डेबिट गुडविल क्यों किया हमने 245 से, व्हाई नॉट डेबिट P&L? क्या ख्याल है? हमने डेबिट गुडविल क्यों किया 245 से, व्हाई नॉट डेबिट P&L? हम तो आज तक इतनी हमने अकाउंटिंग पढ़ ली माशाल्लाह, इतने स्टैंडर्ड्स, इतने मुश्किल मुश्किल स्टैंडर्ड्स पढ़ लिए, हम तो अक्सर यही देखते हैं कि हम जाके P&L में बैलेंसिंग डाल देते हैं चीजें। यहां पे ही क्यों डेबिट गुडविल? ऐसा क्यों कहा स्टैंडर्ड सेटर्स ने या अकाउंटेंट्स ने? वजह बड़ी सादी है। गौर से देखिए कि ये 245 बन कैसे रहा है। अपने सामने जरा कॉपी पे 245 जहां बन रहा है वो पेज खोल लीजिए। ये 245 बन कैसे रहा है? ये बन रहा है, जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी 800 की, ऐसा ही है, उसमें से माइनस किया गया फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स को, जो कि 740 टोटल बन रहा था, और उसमें ऐड कर दिया गया NCI को जो कि 185 बन रही है। रिजल्ट बनता है 245, चेक कर ले। वहां डेबिट क्रेडिट में लिखा हुआ है, अगर मैं प्लस माइनस में लिखूं तो यही 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 मैथ बनती है, ऐसी है ना। ये क्रेडिट हुआ था, ये डेबिट हुआ था, ये क्रेडिट हुआ था, लिहाजा ये डेबिट हो रहा है। ठीक। अच्छा, अब ये है क्या? चलो हमने डेबिट क्रेडिट्स में देख लिया, प्लस माइनस में देख लिया, लॉजिकली स्पीकिंग ये है क्या? भाई ये है कि मैंने कितने पैसे दिए और उन पैसों के इवज मुझे मिला क्या। मैंने कितने पैसे दिए? 800, बीइंग अ पेरेंट। कितना पैसा खर्च किया, कितनी इन्वेस्टमेंट की? 800। उस इन्वेस्टमेंट के इवज मुझे क्या मिला? गौर से देखिएगा, इन दोनों को जरा नेट कर दें आपस में, 740 माइनस 185। यूं भी कर सकते हैं, 740 का 75% ले लें, वो भी वही नंबर बनेगा। ठीक है ना? 740 का 75% भी वही नंबर बनेगा, ये बनता है 555। अच्छा, अब ये क्या है? ये है फेयर वैल्यू ऑफ 75% नेट एसेट्स। क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना? तो मैंने पे किया 800 और मैंने उसके इवज खरीदा क्या? कितनी वैल्यू की चीजें खरीदी, कितनी फेयर वैल्यू की चीजें खरीदी? 555 की। अच्छा, आम फहम में तो लोग मुझे कहेंगे बेवकूफ कि यार 245 तुमने ज्यादा दे दिया, पागल तो नहीं हो? हाँ या ना? 245 तुमने ज्यादा दे दिया, पागल तो नहीं हो? और
आम तौर पर लोग मुझे ये कहेंगे कि यार दिस शुड बी डेबिटेड टू पीएनएल। ये तो आपने बेवकूफी की है, ये तो आपका लॉस है। हाउएवर एक्विजिशंस में, सब्सिडरी खरीदने की ट्रांजैक्शंस में, इन्वेस्टमेंट करने की ट्रांजैक्शंस में, जिसको बिजनेस कॉम्बिनेशन कहा जाता है, सब्सिडरी खरीदने की ट्रांजैक्शन को आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, इसका जो टेक्निकल नाम है वो बिजनेस कॉम्बिनेशन है। सब्सिडरी खरीदने की ट्रांजैक्शन, इस किस्म की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था एसोसिएट के लेक्चर में कि भाई पूरी दुनिया में ये एक नॉर्म है कि जितनी उसकी वैल्यू बनती होती है, अगर उसकी वैल्यू 100 बनती है ना और आप उसको अपनी सब्सिडरी बनाना चाहते हो तो आपको 110 देना पड़ेगा। और 110 ना सिर्फ ये कि देना पड़ेगा, दिया जाता है, एक्चुअली पे किया जाता है। और मैंने आपको दुनिया में एग्जांपल्स दी थी, बड़ी बड़ी एग्जांपल जिससे हर बच्चा वाकिफ है। मैंने आपसे कहा था फेसबुक की एक्विजिशन ऑफ व्हाट्सएप, माइक्रोसॉफ्ट की एक्विजिशन ऑफ लिंक्डइन, ठीक। फिर कुछ लोकल एग्जांपल्स भी आपको दी थी, राइट। और मैंने आपसे कहा था जाके गूगल कर लें, उस सब में जो फेयर वैल्यू बन रही थी उस इन्वेस्टमेंट की, उससे ज्यादा पे किया गया। अब अगर ये सारे कर रहे हैं और पूरी दुनिया कर रही है और माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसे जायंट्स कर रहे हैं जो हमारे ख्याल में जीनियस लोग चला रहे हैं, चलो हम तो बेवकूफ सही, क्या वो भी बेवकूफ है? नहीं। इसका मतलब यह है कि ये जो ज्यादा पैसे पे किए जाते हैं पूरी दुनिया में, ये किसी रीजन पे किए जाते हैं। और वो रीजन क्या होता है? वो रीजन होता है ऐसे अनआइडेंटिफाइबल बेनिफिट्स। पहले भी मैं ये जुमला भी इस्तेमाल कर चुका हूं, ये बात भी बता चुका हूं एसोसिएट के साथ इक्विटी अकाउंटिंग पढ़ाते हुए, बट डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे अनआइडेंटिफाइबल बेनिफिट्स जो सिर्फ एक्वायरर को नजर आते हैं, बाकी दुनिया को नजर नहीं आते। अक्सर ऐसे बेनिफिट्स को साइनर्जीज का नाम भी दिया जाता है। सुना होगा आपने ये लफ्ज कि जी मर्जर्स जब होते हैं, बिजनेस एक्विजिशंस जब होते हैं तो साइनर्जीज आती हैं। अब इन अनआइडेंटिफाइबल बेनिफिट्स की एग्जांपल्स क्या होंगी? फर्ज कीजिए एक कॉलेज है, ए कॉलेज, वो खरीद लेता है बी कॉलेज को। अब बी कॉलेज को अगर आप खरीदते हैं ना, आप, और आपका कोई कॉलेज नहीं है, राइट, आपका कोई कॉलेज नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है, आप तो सिंपल एक स्टूडेंट है। अगर आप खरीदते हैं बी कॉलेज को तो ठीक है, बी कॉलेज आपके सामने है, आप उसे एक्वायर कर लेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कोई बहुत बड़ी कोई आपको शायद उससे फायदे ना नजर आ रहे हो। हाउएवर अगर ए कॉलेज खरीदेगा तो उसको कुछ फायदे नजर आ सकते हैं जो आपको नजर नहीं आएंगे। क्या? उसको ये नजर आएगा कि यार यहाँ पे 3 कोर्स कोऑर्डिनेटर हमने रखे हुए हैं, 3 कोर्स कोऑर्डिनेटर उन्होंने रखे हुए हैं, राइट। जब ये कॉलेज मैं एक्वायर कर लूंगा तो बस हमें 3 की जरूरत है, वहां से 3 फारिग कर देंगे, उसकी कॉस्ट सेविंग आ जाएगी। अच्छा, फिर उनके पास कुछ बड़े बड़े टीचर्स हैं ऐसे सब्जेक्ट्स के जो मेरे पास नहीं है, और मेरे पास कुछ बड़े बड़े टीचर्स हैं ऐसे सब्जेक्ट्स के जो उनके पास नहीं है। तो हम जब मर्ज करेंगे तो हमारे पास ज्यादा बेटर पैकेजेस बन जाएंगे और ज्यादा स्टूडेंट्स हम एक्वायर कर सकेंगे, ठीक। फिर जब कैंपस बड़ा होता है, कॉलेज बड़ा होता है, तो स्टूडेंट्स उसको वैसे ही, लार्जर होता है तो उसको वैसे ही एक बड़े सेंस में व्यू करते हैं और उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, स्पेशली एएफसी वगैरह के स्टूडेंट्स, ठीक। अच्छा, ओके फाइन। फिर बैंक्स और मेरे फाइनेंसर्स जो हैं वो मेरे से ज्यादा खुश हो जाएंगे बिकॉज मैं अब एक बड़ी एंटिटी बन गया हूं, और वो हो सकता है मुझे बेटर बेटर टर्म्स देना शुरू कर दें। अच्छा, ठीक है। फिर मैं ज्यादा बेहतर पावर के जो बैकअप यूनिट्स होते हैं वो लगा सकता हूं। जैसे पहले मेरे पास एक छोटा सा जनरेटर था, उनके पास एक जनरेटर था, अब मैं सोलर की तरफ फॉर एग्जांपल जा सकता हूं, एक बड़ा जनरेटर ले सकता हूं, क्योंकि जितना बड़ा जनरेटर होता है आमतौर पे उतना ही उसकी जो रेशो ऑफ फ्यूल कंजम्पशन टू पावर आउटपुट उतनी बेहतर होती है। समझ रहे हैं, जिसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी बोलते हैं, ठीक। ये सब क्या है? ये सब वो बेनिफिट्स हैं जो आमतौर पे कोई बाहर से बी कॉलेज को देख रहा होगा उसको समझ नहीं आएंगे, ये तो सिर्फ ए कॉलेज को समझ आएंगे। इसी किस्म के बेनिफिट्स माइक्रोसॉफ्ट को लिंक्डइन एक्वायर करते हुए समझ आए थे। और आपने देखा होगा पिछले
कुछ सालों में जब से माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन को एक्वायर किया, लिंक्डइन की लुक एंड फील ही बदल गई है, ठीक है ना, राइट। तो ये वो चीजें हैं जो वो अनआइडेंटिफाइबल बेनिफिट्स हैं, वो सिनर्जीज हैं जो एक एक्वायरर को नजर आ रही होती है। इसी वजह से वो ज्यादा पैसे देता है, वो बेवकूफ नहीं होता। इसीलिए स्टैंडर्ड कहता है ये अनआइडेंटिफाइबल बेनिफिट्स, ये सिनर्जीज एटसेट्रा, ये एक्चुअली एक एसेट है। ये क्या है? एक एसेट है जिसको बोला जाता है गुडविल। और गुडविल मैं आपको IS 38 पढ़ाते हुए रूल और असूल बता चुका। IFRS का असूल यह है कि गुडविल सिर्फ और सिर्फ तब रिकॉर्ड हो सकती है जब आप कोई सब्सिडरी खरीदते हैं। इंटरनली जनरेटेड गुडविल नहीं हो सकती, सिर्फ सब्सिडरी की एक्विजिशन पे गुडविल हो सकती है। ये नहीं आप कह सकते कि यार मैंने देखो अपनी कितना नाम बनाया एंड ऑल, राइट। हाँ, अगर आप खरीदते हैं, पे करते हैं उसके लिए पैसे, तब वो गुडविल रिकॉर्ड की जा सकती है। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज 100% क्लियर in your mind. Why we have recorded this 245 in assets and not as a loss, for example. ठीक, वेरी गुड। सो वापस आते हैं अपने सवाल पे, वापस आते हैं। अभी तो सिर्फ पेज 1 और पेज 2 ही देखा हमने सवाल का। देखिए जी, हमने ये देख लिया कि यार गुडविल की इनिशियल एंट्री क्या है, उस एंट्री के लिए क्या डेबिट्स एंड क्रेडिट्स हमें करने पड़े। अब हमें एक और चीज भी देखनी है। अच्छा, वो और चीज क्या है जो हम पेज 3 पर देखेंगे? वो और चीज इंटरेस्टिंगली क्या है? वो ये है कि बाद में जो सब्सिडरी प्रॉफिट्स कमा रही है उसका भी एक हिस्सा एनसीआई को देना होता है। यही असूल, तीसरा असूल यही लिखा था ना मैंने। क्या 3 असूल लिखे हैं अभी तक आपके सामने कंसोलिडेशन के? मैंने लिखा आपको लाइन बाय लाइन एडिशन का असूल पता होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको गुडविल या इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ सब्सिडरी की क्या लॉजिक है, क्या अंडरलाइंग उसके चीजें हैं, वो पता होनी चाहिए। नंबर 3, आपको एनसीआई क्या होती है वो पता होना चाहिए। एनसीआई में भी 2 बातें लिखी, एक उस एनसीआई की इनिशियल रिकॉग्निशन, एक उस एनसीआई को सब्सीक्वेंटली भी जो सब्सिडरी प्रॉफिट्स कमाती है वो एलोकेट किए जाते हैं। ठीक है, सब्सीक्वेंटली भी जो सब्सिडरी प्रॉफिट्स कमाती है वो एलोकेट किए जाते हैं। अच्छा, क्या कमाती है सब्सिडरी प्रॉफिट्स, कैसे एलोकेट किए जाते हैं? कोई मुश्किल चीज नहीं। ये आ गया आपके सॉल्यूशन का 3rd पेज। अगर मैं अपनी सब्सिडरी को देखूं तो मैं देखता हूं मेरी सब्सिडरी ने कितना प्रॉफिट कमाया। मेरी सब्सिडरी की जो रिटेन्ड अर्निंग्स थी ऑफ एस एट ईयर एंड, वो थी, सवाल में दिया हुआ है, लिखा हुआ है सवाल में, एट ईयर एंड सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग्स थी 400, और मेरी सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग्स जो थी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, सवाल में लिखा हुआ है 300। हाँ या ना? ऐसे ही है। इसका मतलब है अपेरेंटली मेरी सब्सिडरी ने जो प्रॉफिट सिंस एक्विजिशन कमाया है, सिंस एक्विजिशन, वो है 100। और एक्विजिशन को भी साल कितने हो गए हैं? साल हो गए हैं 1 ईयर हैज लैप्स्ड सिंस एक्विजिशन। ठीक, ओके फाइन, दैट इज अप्रोप्रिएट। ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं। अब इस प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत है। ठीक है, 100 रुपए इसने कमाए हैं, फाइन, बट देर आर सम थिंग्स विच हैव नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड ओवर हियर। ये सारा प्रॉफिट आ रहा है सब्सिडरी की, किससे? सब्सिडरी की जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, सब्सिडरी की जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, हाँ या ना? जो उसकी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, राइट, जो उसके सादी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप कह लो,
ये तो वहां से आ रहा है। अब क्या सब्सिडरी का प्रॉफिट एज पर इट्स ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एज पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सेम होगा? जवाब है नहीं, जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, क्यों जरूरी नहीं है? इसलिए जरूरी नहीं है, गौर से सुनिएगा मेरी बात, गौर से सुनिएगा। इसलिए जरूरी नहीं है कि सब्सिडरी के जो एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यूज की अपनी फाइनेंशियल्स में लिखी हुई है, हम तो वो मानते ही नहीं है। हमने तो उसमें दो चेंजेस कर दिए। क्या? पहले हमने कहा है उसका पीपी 100 से ज्यादा है, कहा या नहीं कहा? दूसरा हमने कहा है उसकी इन्वेंट्री 40 से ज्यादा है, हाँ या ना? ऐसा ही है ना? हमने कहा है जी उसका जो नेट एसेट्स हैं वो तो सेम है ही नहीं उसकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले, और नेट एसेट्स में दो बड़े डिफरेंसेस हमने बताए, एक पीपी में और एक इन्वेंट्री में। अब हम सबको पता है पीपी और इन्वेंट्री दोनों जो हैं ये दोनों पीएनएल को मुतासिर करते हैं, ये दोनों प्रॉफिट्स वगैरह को मुतासिर करते हैं। करते हैं नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। अच्छा, पीपी कैसे मुतासिर करता है प्रॉफिट्स को? पीपी करता है थ्रू डेप्रीसिएशन। ऐसा ही है, मेरा ख्याल है आप लोग अपनी तौहीन समझेंगे कि मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, बट ऑब्वियसली आपको, आई नो आपको पता है पीपी थ्रू डेप्रीसिएशन करता है। आप लोग माशाल्लाह आप काफ़ी सीनियर हो गए हैं इन अकाउंटिंग, है ना? और इन्वेंट्री पीएनएल को कैसे मुतासिर करती है? थ्रू सेल। जब इन्वेंट्री सेल होती है तो कॉस्ट ऑफ सेल हिट होती है ना? क्या ख्याल है? इन्वेंट्री कैसे पीएनएल को मुतासिर करती है? इन्वेंट्री करती है थ्रू सेल या कॉस्ट ऑफ सेल। जब वो सेल होती है तो कॉस्ट ऑफ सेल हिट होती है। फाइन, ठीक है। तो ये जो पीपी है हमारा, जो सब्सिडरी का पीपी है जिसको हमने कहा है उसकी वैल्यू ज्यादा है, और जो सब्सिडरी की इन्वेंट्री है जिसको हमने कहा उसकी वैल्यू ज्यादा है, क्या वो पीएनएल को हिट कर गए? क्या उनको इस एक साल में पीएनएल को हिट कर जाना चाहिए? इसका डेटा एक्चुअली सवाल में दिया हुआ है। सवाल में ये लिखा है, अगर आप सवाल को गौर से पढ़ो तो सवाल में ये लिखा है कि इक्विपमेंट, ये जो पीपी है इसकी रिमेनिंग लाइफ 5 years है। एक बात ये लिखी है। दूसरा ये लिखा है कि जो इन्वेंट्री है वो ऑलरेडी सेल हो गई है, इस एक साल के दौरान इन्वेंट्री सेल हो गई है, सोल्ड। अब मेरा आप सबसे एक सवाल है, यहां पे करेंगे आप इसको पॉज, 5 मिनट लगाएंगे और सोचेंगे। क्या सोचेंगे? मुझे सोच के बताएंगे कि सब्सिडरी ने जो अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डेप्रीसिएशन चार्ज की हुई है, क्या चार्ज की हुई है? डेप्रीसिएशन। वो कितने से गलत है, कितने से कम या ज्यादा है? और सब्सिडरी ने अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो कॉस्ट ऑफ सेल्स रिकॉर्ड की हुई है वो कितने से कम या ज्यादा है? और याद रखना ये डेप्रीसिएशन इंसेप्शन टू डेट है। इंसेप्शन टू डेट से मुराद, इंसेप्शन टू डेट से मुराद सिंस एक्विजिशन, एक्विजिशन से लेके अब तक जितने भी साल गुजरे, 1 साल गुजरा है, 5 गुजरे हैं, 10 गुजरे हैं, वट। और ये कॉस्ट ऑफ सेल भी सिंस एक्विजिशन है, शुरू से लेके आज तक सब्सिडरी ने कितनी डेप्रीसिएशन गलत रिकॉर्ड की है या कॉस्ट ऑफ सेल गलत रिकॉर्ड की है? आप सब ने पॉज करना है और 5 मिनट ये सोचना है जरा ज़हनों में। और जी, आई होप एंड एक्सपेक्ट आप सब ने ये सोचा है। अच्छा, अब इसका जवाब क्या है? जवाब ये है कि भाई डेप्रीसिएशन जो है वो 20 से, सिंस एक्विजिशन अभी तक गुजरा ही 1 साल है, तो 20 से डेप्रीसिएशन जो है वो ज्यादा होनी चाहिए थी, और कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो 40 से ज्यादा होनी चाहिए थी। क्या ख्याल है? डेप्रीसिएशन 20 से ज्यादा होनी चाहिए थी,
और कॉस्ट ऑफ सेल 40 से ज्यादा होनी चाहिए थी। क्या ख्याल है ना ऐसे ही? अच्छा, अब डेप्रिसिएशन की का जर्नल क्या होता है? डेप्रिसिएशन का जर्नल क्या होता है? डेप्रिसिएशन का जर्नल होता है डेप्रिसिएशन टू पीपी, और कॉस्ट ऑफ सेल का जर्नल होता है कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री। अब चूंकि हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, ऐसे ही है ना, यही दो जर्नल्स होते हैं ऑब्वियसली। अब चूंकि हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो डेप्रिसिएशन नहीं लिखा जाएगा, बल्कि लिखा जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स टू पीपी। क्या ख्याल है? क्या लिखा जाएगा? रिटेन्ड अर्निंग्स टू पीपी, क्योंकि डेप्रिसिएशन पीएनएल में जाती है और पीएनएल रिटेन्ड अर्निंग में जाता है। क्या ख्याल है? तो लिखा जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स टू पीपी। और इसी तरह यहां कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स टू इन्वेंट्री। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है ना, कि रिटेन्ड अर्निंग्स में ये जर्नल हो रहा है। तो ये दोनों जर्नल हम 20 रिटेन्ड अर्निंग टू पीपी एंड 40 रिटेन्ड अर्निंग टू इन्वेंट्री, ये दोनों जर्नल जरा हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। ये दोनों जर्नल जरा हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, और इसे हम कर लेते हैं ग्रीन पेन से इनकॉर्पोरेट, ताकि हमें याद रहे कि अच्छा अब ये वाला जर्नल है। एक रेड पेन से तो इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं ना हम जर्नल अपने बैलेंस शीट में। आइए जरा इसे ग्रीन पेन से इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। क्या जर्नल है जी? रिटेन्ड अर्निंग टू पीपी, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग 20 से कम कर दो और पीपी भी 20 से कम कर दो, यही जर्नल बनेगा। डेबिट रिटेन्ड अर्निंग, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग कम हो जाएगी, और क्रेडिट पीपी यानी कि पीपी कम हो जाएगा। फिर जर्नल है रिटेन्ड अर्निंग 40 से कम कर दो और इन्वेंट्री भी 40 से कम कर दो, यानी कि डेबिट रिटेन्ड अर्निंग और क्रेडिट इन्वेंट्री। हो गए जी दोनों जर्नल इनकॉर्पोरेट? क्या ख्याल है? हो गए ना इनकॉर्पोरेट? तो हमने ये जर्नल्स भी कर लिए। अच्छा फाइन, ये जर्नल करने के बाद हमें नजर क्या आ रहा है? इस पेज 3 पे हमें नजर क्या आ रहा है कि यार हाउ मच प्रॉफिट हैज दी सब्सिडरी रियली मेड सिंस एक्विजिशन। तो मैं माइनस कर दूंगा जाहिर है ये, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव्स हैं। डेप्रिसिएशन बढ़ने से, इंक्रीज होने से प्रॉफिट डिक्रीज होता है, और कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज होने से, बढ़ने से प्रॉफिट डिक्रीज होता है। तो माय सब्सिडरी हैज एक्चुअली मेड अ प्रॉफिट ऑफ 40 सिंस एक्विजिशन। क्या ख्याल है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब्सिडरीज रिटेन्ड अर्निंग स्लैश प्रॉफिट सिंस एक्विजिशन, एक्विजिशन से आज तक 40 का है। अब एनसीआई का जो असूल हमने पढ़ा है, एनसीआई का जो असूल हमने पढ़ा है, उसके मुताबिक क्या ये 40 सारे का सारा पेरेंट का है? क्या ये 40 सारे का सारा पेरेंट का है? जवाब है नो। जवाब है नो। हमने असूल क्या पढ़ा एनसीआई का? हमने पढ़ा कि इनिशियली भी, शुरू में पहले दिन जब सब्सिडरी खरीदी जाती है, उस दिन भी सब्सिडरी के नेट एसेट्स का, इक्विटी का 75% एनसीआई में डाल दिया जाएगा। डाला या नहीं डाला? बोलिए। बिल्कुल डाला, 185। और बाद में जो सब्सिडी सब्सीक्वेंटली प्रॉफिट्स आएंगे, उसकी इक्विटी बढ़ेगी एज अ रिजल्ट। जब प्रॉफिट आते हैं तो इक्विटी बढ़ती है ना। तो जब प्रॉफिट्स आएंगे, इक्विटी बढ़ेगी, तो बाद में जो उसकी सब्सीक्वेंट इंक्रीज आएगा, डिक्रीज आएगा इक्विटी में, वट उसका भी 25% एनसीआई को दिया जाएगा। तो ये आया है इंक्रीज, यानी कि इस 40 में से सारा 40 पेरेंट का नहीं है, बल्कि 40 में से 30 पेरेंट का है और 10 एनसीआई का है। क्या मैं ये बात ठीक कह रहा हूं? 75-25 कर दिया मैंने। बात समझ रहे?
30 और 10। अच्छा, अब अभी हमारी जो बैलेंस शीट बनी हुई है उसमें गलती क्या है? ये आपके सामने बैलेंस शीट बनी हुई है, इसमें गलती क्या है? गौर कीजिएगा, जरा गौर से देखिएगा क्या गलती है। 400 ये सब्सिडरी की क्लोजिंग रिटेन अर्निंग, 300 उसकी एक्विजिशन वाली रिटेन अर्निंग, यानी कि 100 बन गया। 100 माइनस 20 माइनस 40, यानी कि वो जो 40 पूरा है, पूरे का पूरा 40 अभी पड़ा हुआ है रिटेन अर्निंग के अंदर। हाँ या ना? जबकि होना यह चाहिए कि इस 40 में से 10 जो है वो रिटेन अर्निंग में नजर ना आए, वो कहां नजर आए? एनसीआई में नजर आए। हाँ या ना? ऐसा है या नहीं? ठीक है ना जी? ये वही तीसरा रूल चल रहा है एनसीआई वाला। ठीक, ऑलराइट। तो तो आप क्या करोगे? आप एक और जर्नल करोगे जो मैं यहां लिखने जा रहा हूं पर्पल से। जर्नल क्या होगा? आप करोगे रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट और एनसीआई को क्रेडिट 10 से। आप रिटेन्ड अर्निंग में से 10 निकाल दोगे, एनसीआई में 10 डाल दोगे। ठीक है ना जी? तो आइए कर लेते हैं। आप रिटेन्ड अर्निंग में से 10 निकाल दो, ये आपके सामने रिटेन्ड अर्निंग है। रिटेन्ड अर्निंग में से 10 माइनस कर दो, और एनसीआई है आपके सामने, एनसीआई में 10 ऐड कर दो। ठीक है ना? अब आप गौर करोगे, हमने अभी तक जो भी किया है वो सिर्फ डबल एंट्रीज हैं। यानी कि रूल नंबर 1 के बाद जो हमारा लाइन बाय लाइन एडिशन हुआ, उसके बाद हमने क्या किया? हमने ये वाला जर्नल किया जो रेड से हमने प्रोसेस किया सारा, ऐसे ही है ना, रेड कलर से ये वाला जर्नल, गुडविल वाला बड़ा सा जर्नल। फिर हमने ये वाले 2 जर्नल्स किए जो हमने ग्रीन पेन से प्रोसेस किए, और फिर हमने ये जर्नल किया जो हमने पर्पल पेन से प्रोसेस किया। एंड दैट्स इट। हमारी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तैयार है। सिर्फ 3 रूल्स अप्लाई हमने किए हैं, और 3 रूल्स को हमने समझा। क्या? पहला रूल, लाइन बाय लाइन ऐड करें। दूसरा रूल, गुडविल या सब्सिडरी की इनिशियल रिकग्निशन जो होती है उसकी उसका जर्नल प्रोसेस करें, इनकॉर्पोरेट करें अपनी बैलेंस शीट में। तीसरा रूल, एनसीआई इनकॉर्पोरेट करें अपनी बैलेंस शीट में, इनिशियल भी, शुरू में भी, बाद में भी जो हिस्सा बनता है उसका। ठीक है जी? आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर। अगर आप इस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के सारे बैलेंसेस बना लोगे और इसके टोटल्स कर लोगे, जो कि मैं आपके सामने क्विकली कर भी देता हूं, तो ये टोटल्स मैच करेंगे जी। आइए कर लेते हैं वेरी क्विकली। तो सबसे पहले पीपी का टोटल क्या बनेगा? यहां मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूं, 1880। ठीक है। इन्वेस्टमेंट का टोटल क्या बनेगा? नील, इन्वेस्टमेंट तो खत्म कर दी थी हमने। गुडविल का टोटल क्या बनेगा? 245। इन्वेंट्री का टोटल क्या बनेगा? 700, है ना? सिंपल जो ब्रैकेट्स में लिखा है उसको सम कर रहा हूं। ठीक है जी। ओवरऑल टोटल क्या बनेगा? 2825। राइट। फिर शेयर कैपिटल का टोटल क्या बनेगा? 1000, है ना? रिटेन्ड अर्निंग्स 700 जमा 30, ऐसे ही है ना? 730। राइट। एनसीआई का टोटल क्या बनेगा? 195। और लाइबिलिटीज का टोटल क्या बनेगा? 900, ऐसे ही है। तो मैं इस साइड का भी टोटल करूंगा,
तो मेरा वही बनेगा 2825। करेक्ट। अच्छा, मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हूं, या आप बीइंग अ स्टूडेंट कॉन्फिडेंट कैसे होंगे कि यार ये बैलेंस शीट हमारी बैलेंस ही होगी, राइट? 2825 ही दोनों साइड्स पे होगा। उसकी सिंपल रीजन है कि वी स्टार्टेड ऑफ बाय लाइन एडिशन, और जब लाइन बाय लाइन एडिशन कर ली थी तो मैंने आप सबसे पूछा था कि भाई क्या आप लोग कहते हो कि अब मैं बैलेंस शीट सम करूंगा तो वो दोनों साइड्स बैलेंस होंगी? आपने कहा था हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, दोनों साइड्स बैलेंस होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों बैलेंस शीट्स बैलेंस थी दोनों कंपनीज की, और हमने उनको सिंपल ऐड कर दिया, तो अब जो रिजल्ट आएगा वो भी बैलेंस होगा। उसके बाद हमने जर्नल्स डबल एंट्रीज इनकॉर्पोरेट की हैं, और डबल एंट्री तो होती बैलेंस्ड है, उतने ही क्रेडिट्स डाले हैं जितने डेबिट्स डाले। चाहे आप इस पहले जर्नल को देख लो जो रेड कलर से हमने डाला है, राइट, या बाद के जर्नल्स को देख लो जो एक हमने ग्रीन कलर से डाले और एक हमने पर्पल से डाला, सब डबल एंट्रीज, राइट। तो इफेक्टिवली हमें पहले से मालूम है कि बैलेंस शीट हमारी बैलेंस होनी है, हम डबल एंट्रीज जर्नल्स के हिसाब से समझ रहे हैं चीजों को, ठीक है। एक और चीज का जायजा ले लेते हैं। क्या? वो ये है कि ये दो लाइंस मैंने आपको छुड़वाई थी, आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था यार ये लाइन छोड़ दीजिएगा, ये जो डैश सी डली हुई है यहाँ पे आपने लाइन छोड़ी होगी आई होप अपनी कॉपी में। यहां पर क्या लिखते हैं? यहां पे लिखते हैं इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट। पेरेंट कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर पीटीसीएल है तो इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू पीटीसीएल, या पेरेंट भी लिख सकते हैं इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट, दोनों अलाउड हैं स्टैंडर्ड में। इवन इनफैक्ट ऐसे भी लिखा जाता है इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू ऑनर्स ऑफ द पेरेंट, ये लफ्ज भी ठीक है। तो तीनों नाम लिखे जा सकते हैं, इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू नाम लिख दें कंपनी का, इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट लिख दें, इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू ऑनर्स ऑफ द पेरेंट लिख दें, ऑल द सेम, ठीक। यहां पर एक सब टोटल किया जाता है 1730। फिर ये जो एक और लाइन मैंने आपको छुड़वाई थी यहां पे, इसको लिखा जाता है टोटल इक्विटी। क्या लिखा जाता है? टोटल इक्विटी। और यहां पर एक सब टोटल किया जाता है, ये बनेगा 1925, ठीक। ये सब टोटल्स बुनियादी तौर पर क्या शो करते हैं? ये वही चीज शो करते हैं जो हमने एनसीआई पढ़ते हुए बात की थी कि यार इक्विटी जो है उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया गया। यहां पर जो ये सब टोटल है 1730 का, ये सिर्फ वो इक्विटी दिखा रहा है जो पेरेंट की है, और ये ऑब्वियसली हमारे अलावा दूसरे लोगों की पेरेंट इक्विटी है, तो ये जो इक्विटी है ये टोटल इक्विटी है जो पेरेंट जमा एनसीआई की टोटल इक्विटी है, ठीक है जी। दिस इज इट फॉर दिस स्पेसिफिक लेक्चर जी। और इस लेक्चर का मकसद था आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स 1 2 3, ऑल्दो एक फोर्थ रूल भी होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको बाद में, बट 1 2 3 करके आपको सिर्फ सिखाना कि अच्छा यार क्या बड़ी बड़ी चीजें होती हैं तो दो एंटिटीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बैलेंस शीट कंसोलिडेट हो जाती है। पहले लाइन बाय लाइन ऐड करते हैं, फिर गुडविल वाली एंट्री करते हैं जो रेड पेन से हुई भी है, फिर ग्रीन पेन वाली अगर कोई मजीद एडजस्टमेंट्स हैं वो करते हैं, फिर हम रिटेन अर्निंग में से एनसीआई का शेयर निकाल के उसको दे देते हैं जो पर्पल पेन से किया है, और हमारी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन जाती है। ये है लॉजिकल कंस्ट्रक्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक। आई होप यू अंडरस्टूड दिस।